हेलो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सल्तनत काल में खिलजी वंश, जहाँ से हमने छोड़ा था इससे पहले वाले में, वहीं से उससे आगे बढ़ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी को चल रहे थे खिलजी वंश में, और अलाउद्दीन खिलजी को हमने जो बताया है आपको अभी तक, पहला गुजरात विजय हमने बताया आपको, और दूसरा सैन्य अभियान के अंतर्गत पहला गुजरात विजय और दूसरा जो है रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान में हमने आपको बताया कि रणथंभौर का जो राजा होता है जिसका नाम होता है हमीरदेव के ऊपर आक्रमण किया, और उसके बाद हमीरदेव का जो मंत्री होता है रणमल, उसने विश्वासघात किया और उन क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया। रानी रंग देवी ने जौहर कर लिया। जौहर और सती दो शब्द मिलता है, आइए जरा से इसके बारे में जान लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो जौहर प्रथा किसे कहते हैं और सती प्रथा। जौहर प्रथा और दूसरा है सती प्रथा। तो इन दोनों को जान लें फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जौहर किसे कहा जाता है? तो जौहर का मतलब होता है कि एक साथ जब कोई सामूहिक चिता तैयार की जाए और उस सामूहिक चिता में सभी लोग एक साथ जल मरे, उसे कहते हैं जौहर। और सती प्रथा का मतलब होता है पति के मरने के बाद जब स्त्री उनकी चिता पर जल मरती है, तो ऐसी प्रथा को कहते हैं सती प्रथा। सती प्रथा और जौहर प्रथा में यही अंतर होता है, तो इस बात को जानते रहिएगा। कभी अगर आपसे पूछा जाए, जौहर प्रथा में सामूहिक रूप से चिता तैयार की जाती है, जबकि सती प्रथा में पति के मरने के बाद पत्नी उसकी चिता पे बैठकर जल मरती है, इसी को कहते हैं सती प्रथा। ठीक है, तो अंतर दोनों में समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जहाँ से छोड़ा था हमने उस वीडियो में, उसी का शेष पार्ट है ये। अगला विजय है जो सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी का। तो सैन्य अभियान के अंतर्गत अगली विजय अलाउद्दीन खिलजी करता है चित्तौड़ की। चित्तौड़, अगर टाइम की बात की जाए तो 1303 में है। चित्तौड़ का जो राजा होता है उसका नाम होता है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। अगर पूछा जाए कि चित्तौड़ का राजा कौन था, तो चित्तौड़ का राजा या शासक कुछ भी, तो चित्तौड़ का जो राजा होता है वो होता है राणा रतन सिंह। इसमें एक कहानी मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने 16वीं शताब्दी में 1500 कुछ में लगभग, तो 16वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पद्मावत। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ का नाम था पद्मावत। तो इसी में उन्होंने एक कहानी रानी पद्मावती की बताई। तो इसमें ये बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्यों आक्रमण किया था। तो चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मूल जो कारण होता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो जो चित्तौड़ के राजा थे, राजा रतन सिंह, तो रतन सिंह की जो पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती, रानी पद्मावती, जिसके बारे में ये दृष्टांत मिलता है कि रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर थी, और उनकी सुंदरता के बारे में जब अलाउद्दीन खिलजी को खबर होती है, तो रानी को पानी की चाहत में ही उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और इसके बारे में अगर बात करें कि जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अमीर खुसरो के खजाइनुल फुतूह से, अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है खजाइनुल फुतूह।
खजाइनुल फुतूह, इससे इब्न बतूता के रेहला से इब्न बतूता ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रेहला। इब्न बतूता के ग्रंथ रेहला से और बरनी के ग्रंथ का नाम है तारीख फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। और खयारुल मजलिस से भी इसके बारे में पता चलता है। खयारुल मजलिस, ठीक है। खयारुल मजलिस, इससे भी पता चलता है। इसमें एक कहानी मिलती है जिसमें ये कहा गया, अमीर खुसरो ने जो इसके बारे में खजाइनुल फुतूह में बताया, तो उसने बताया कि यूथोपिया, इस कहानी का जो यहाँ पर रानी पद्मावती की कहानी मिलती है, सेम इसी कहानी को अमीर खुसरो ने बताया। उसने कहा कि यूथोपिया का जो राजा था जिसका नाम था सुलेमान, यूथोपिया का राजा सुलेमान और सैबा की रानी सैबा की रानी विल्किंस, यूथोपिया के राजा सुलेमान, जिसकी तुलना उसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ करी, और सैबा की रानी विल्किंस, इसकी तुलना उसने पद्मावती के साथ करी, और स्वयं की तुलना उसने उद्भुत नामक एक पक्षी से करी। और उसमें बताया कि ये जो सुलेमान होता है ये रानी के प्रति आसक्त हो जाता है और इसका मूल लक्ष्य हो जाता है रानी को प्राप्त करना, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब रानी की सुंदरता के बारे में सुना अलाउद्दीन खिलजी तो इस पर मोहित हो जाता है और इसे पाने की लालसा में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया तो काफ़ी समय तक, एक लंबे समय तक ये चित्तौड़ का घेरा डाले रहा, और जब विजय की कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती तो इसने एक चाल चली और राणा रतन सिंह के पास एक कहलवावा भिजवा दिया। इसने कहा कि अगर रानी का चेहरा एक बार दर्पण में दिखा दिया जाता है तो दर्पण में देखने के बाद ये वापस चला जाएगा। तो राणा रतन सिंह के मंत्रियों से उसने सलाह करी और उसके बाद ये तय हुआ कि सुल्तान को दर्पण में रानी पद्मावती का चेहरा दिखाया जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी को राजमहल के अंदर बुलाया जाता है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी राजमहल के अंदर आता है तो अंदर आने के बाद जैसे ही उसको दर्पण में रानी का चेहरा दिखाया गया, दर्पण में जब उसने रानी पद्मावती का चेहरा देखा तो उसके अंदर की जो रानी को पाने की जो चाहत थी, जो लालसा थी, वो और अत्यधिक जाग उठी। और जैसे ही रानी को उसने देखा तो देखने के बाद वो रानी पर पूरी तरह से आसक्त हो जाता है। और जब राणा रतन सिंह उसको छोड़ने के लिए दरवाजे तक आते हैं और जैसे ही छोड़कर उसको निकलना चाहते हैं तब तक धोखे से उसने राणा रतन सिंह को कैद कर लिया और बंदी बनाकर उसको अपने, जहाँ पर उसने अपना डेरा डाला हुआ था, टेंट लगाया हुआ था, वहाँ पर ले आता है। तो उसके बाद रानी ने भी धूर्तता का जवाब धूर्तता के साथ देने का निश्चय किया और उन्होंने क्या किया कि 1600 पालकियाँ तैयार करवाई, 1600। और उन सारी पालकियों में राजपूत सिपाहियों को, जो सुसज्जित सिपाही थे, उनको उन पालकियों में बैठा दिया गया। और अलाउद्दीन खिलजी के पास ये संदेश भेज दिया गया कि रानी स्वयं जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास आ रही हैं अपने आप को आत्मसमर्पण करने के लिए, और कुछ चुने हुए अंगरक्षकों के साथ आ रही हैं, वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देंगी। तो जब इस बात की खबर होती है अलाउद्दीन खिलजी को तो वो रानी की चाहत में बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था। और उसके बाद रानी इधर 1600 पालकियों के साथ पहुंचती हैं। तो रानी की जो साथ में पालकियां थी, उन पालकियों में जो चुनिंदा बैठे हुए शस्त्रधारी राजपूत सैनिक थे, और जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद सारे राजपूत सैनिक पालकियों में से निकलकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना पे टूट पड़े। और उस भयंकर संघर्ष में रानी पद्मावती ने राणा रतन सिंह को वहां से छुड़ा लिया
और राणा रतन सिंह को छुड़ाने के बाद वो वापस आते हैं। वापस आते समय रानी पद्मावती और राणा रतन सिंह की रक्षा जो दो सरदारों ने की, जिसका नाम होता है गोरा और बादल। पूछा जा सकता है आपसे, गोरा बादल। गोरा और बादल नामक दो सरदार होते हैं। इन दोनों सरदारों ने वापस इनकी रक्षा की और आने के बाद दुर्ग के बाहर ये दोनों लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो गोरा बादल ने जो है सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षित इनको राजमहल तक पहुंचाया था। और ऐसा ही एक और दृष्टांत मिलता है कि कुंभलगढ़ का एक राजा होता है जिसका नाम होता है देवपाल। कुंभलगढ़ का शासक देवपाल। देवपाल ने भी रानी को पाने का एक असफल प्रयास किया था। वो भी रानी को पाना चाहता था, उसने भी असफल एक प्रयास किया था रानी को पाने के लिए। तो उसके बाद वापस आने के बाद राणा रतन सिंह ने देवपाल पर आक्रमण किया और देवपाल उस युद्ध में मारा जाता है और उस युद्ध में राणा रतन सिंह भी घायल हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये इसके बाद ये कहा गया कि वापस आने के बाद फिर पुनः जो है अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया। और उस आक्रमण के बाद जब ये देखा राणा रतन सिंह ने कि विजय की अब कोई आशा नहीं दिखाई देती, तो अपनी पूरी शक्ति के साथ उन पर जो आक्रमण करते हैं और उस युद्ध में लड़ते हुए राणा रतन सिंह मारे जाते हैं। साहित्यिक साक्ष्य यही कहता है कि लड़ते हुए मारे जाते हैं। उस युद्ध में राणा रतन सिंह लड़ते हुए मारे जाते हैं और रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया। रानी पद्मावती अपनी जो सेनापतियों की पत्नियां थी उन सभी के साथ उसने क्या कर लिया, जौहर कर लिया, जौहर। ठीक है, रानी ने जौहर कर लिया। वहीं पर कुछ अन्य साक्ष्य ये बताते हैं कि राणा रतन सिंह जो है, अब उन्होंने क्या किया कि राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी कैद कर लेता है और बाद में उनकी हत्या करा देता है, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इस कहानी को जानते रहिएगा। इस कहानी में जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने भी पद्मावत लिखा था, उसी ने इसमें जो है ये पूरी कहानी का उल्लेख किया है। और अमीर खुसरो ने खजानुल फतूह में भी इस कहानी के बारे में बताया। इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ रेहला में इस कहानी का उल्लेख किया और बरनी ने अपने ग्रंथ तारीख़ फिरोज़शाही और खयारुल मजलिस इस ग्रंथ में भी इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। और चित्तौड़ को जीतने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया, चित्तौड़ को जीतने के बाद इसने यहाँ का जो दुर्ग होता है अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया। इसको देखभाल करने के लिए खिज्र खां को दे देता है। और खिज्र खां को जब दे दिया तो चित्तौड़ का नाम बदलकर इसने रख दिया खिजराबाद। क्या नाम रखा? तो खिजराबाद, सॉरी खिजराबाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? तो खिजराबाद। जानते रहिएगा। खिजराबाद किसके नाम पर रखा? तो अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखता है। किसके नाम पे रखा था? तो अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया? खिजराबाद। जानते रहिएगा। ठीक है, बाद में यहाँ की जो चित्तौड़गढ़ की जनता होती है चित्तौड़ की, तो वो इन्हें पसंद नहीं करती और इसको हटा देती है। तो यहाँ से जब इसको हटा देती है तो इसको हटाने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने एक राजपूत सरदार को यहाँ का जिम्मा दे दिया जिसका नाम होता है मालदेव। उसको दे देते हैं। बाद में जनता उसको भी पसंद नहीं करती, उसको भी हटा देती है। ठीक है, तो ये किसी राजपूत शासक के हाथ में बाद में चला जाता है। ठीक है, आगे की थोड़ी कहानी और होगी, बाद में इसके बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ तक जान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद। किसकी स्मृति में रखा था? तो अपने पुत्र खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था खिजराबाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चित्तौड़ जीतने के बाद अलाउद्दीन का अगला अभियान जो होता है वो किस पर होता है?
चित्तौड़ के बाद अलाउद्दीन का अगला जो अभियान होता है वो होता है मालवा पे। मालवा का जो शासक होता है, मालवा का शासक होता है महलक देव। मालवा का शासक महलक देव होता है। और ये जो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, वो कब करता है? तो वो 1305 में करता है। कब करता है? तो उसका टाइम होता है 1305 में। मालवा, मालवा विजय। तेरह मालवा का जो शासक होता है जिसका नाम होता है महलक देव। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अभियान किया और मालवा का जो राजा होता है जिसका नाम होता है महलक देव, और एक कठिन संघर्ष के बाद इसने इन क्षेत्रों को जीत लिया, मालवा को। और मालवा को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना अगला अभियान किया वो किया सेवान पे। किस पर किया? तो सेवान। सेवान पर इसका अगला आक्रमण होता है 1308 में होता है। और यहाँ का जो शासक होता है जिसका नाम होता है शीतल देव। शीतल देव। यहाँ का जो शासक होता है वो होता है शीतल देव। शीतल देव पर आक्रमण कर इसने इन क्षेत्रों को भी हस्तगत कर लिया, इनको भी अपने अधीन कर लिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना अगला अभियान किया वो किया जालौर पे। कहाँ किया? तो जालौर। जालौर पर अभियान करता है और ये कहा जाता है इस जालौर अभियान पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नौकरानी गुलबहिस्त को भेजा था। गुलबहिस्त, गुलबहिस्त अपनी नौकरानी और इसके पुत्र मलिक शहीद, मलिक शहीद अपनी नौकरानी गुलबहिस्त और उसके पुत्र मलिक शहीद को इस अभियान पर भेजता है जालौर। और यहाँ का जो शासक होता है वो कान्हा देव होता है। कान्हा देव पर आक्रमण करने के लिए अपनी नौकरानी गुलबहिस्त और पुत्र मलिक शहीद, नौकरानी के पुत्र मलिक शहीद के साथ इस अभियान पर भेजता है। तो इस अभियान पर मलिक शहीद मारा जाता है, गुलबहिस्त ये पराजित हो जाती हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं आक्रमण कर इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो ये जानते रहिएगा, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। वो क्या बन सकता है? वो ये बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर आक्रमण करने के लिए अपनी नौकरानी गुलबहिस्त को भेजा था? तो जानते रहिएगा, जालौर। ठीक है, जालौर अभियान पर अपनी नौकरानी गुलबहिस्त और उसके पुत्र मलिक शहीद को भेजा था। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न आगामी परीक्षाओं में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अपनी स्मृति में बना के रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है कभी भी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक होता है जिसने दक्षिण के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। वैसे अगर दक्षिण पर आक्रमण की बात आई तो दक्षिण विजय, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय।
अगर बात दक्षिण विजय की जाए तो दक्षिण पर सबसे पहला आक्रमण जो किसके समय में हुआ, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, दक्षिण पर सबसे पहला जो आक्रमण होता है वो जलालुद्दीन खिलजी के समय में आक्रमणकारी सेनापति कौन होता है, तो वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन शासक कौन था? अगर शासक की बात की जाएगी तो शासक हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय की बात जहाँ तक है तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए अपने एक सेनापति मलिक काफूर को नियुक्त किया था। किसे? मलिक काफूर इसे दक्षिण के क्षेत्रों पर विजय करने के लिए नियुक्त किया। और ये कहा गया कि जब उसने जलालुद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत के पर आक्रमण कर देवगिरी को जीत लिया था, तो देवगिरी को जीतने के बाद वहाँ का जो शासक होता है रामचंद्र देव, उससे उसने नियमित रूप से कर प्राप्त करने का उसने वादा किया था। लेकिन जैसे ही जब ये उत्तरी भारत के क्षेत्रों में व्यस्त हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, तो ऐसे समय में रामचंद्र देव ने जो कर देने की बात की थी वो कर देना उसने रोक दिया। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत के लिए नियुक्त किया। अगर बात की जाए मलिक काफूर, तो मलिक काफूर के बारे में ये कहा जाता है कि इसे गुजरात अभियान के समय नुसरत खान ने इसे गुजरात के कैम्बे से इसे खरीदा था। और कितने में? 1000 दिनार में। 1000 दिनार में इसको खरीदा था। दिनार होती है स्वर्ण मुद्रा। दिनार क्या होता है? तो दिनार होती है स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। तो स्वर्ण मुद्रा दिनार होती है। स्वर्ण मुद्रा में से 1000 स्वर्ण मुद्रा में से खरीदा था और इसीलिए 1000 दिनार में इसको खरीदा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 1000 दिनारी। तो मलिक काफूर को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो 1000 दिनारी के नाम से। तो इस बात को जानते रहिएगा, 1000 दिनारी। अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो ये बात यही है कि 1000 दिनार में खरीदा गया था। कहाँ का था? गुजरात के कैम्बे का निवासी था। तो इतना जानते रहिएगा अगर कभी पूछे तो। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए किसे नियुक्त किया? तो मलिक काफूर को नियुक्त किया। और अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण पर पहला अभियान होता है वो किसके खिलाफ होता है? तो वो होता है देवगिरी पर। देवगिरी पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, आक्रमण करता है। और ये जो अभियान होता है ये 1307-8 में होता है। 7-8 ये टाइम होता है। इसी समय इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया मलिक काफूर ने, तो दक्षिण भारत का शासक होता है रामचंद्र देव। कौन होता है? रामचंद्र देव। यादव वंशी राजा रामचंद्र देव होता है और इस पर आक्रमण करता है। तो इस आक्रमण में रामचंद्र देव पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को बंदी बनाकर इसको दिल्ली भेजता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इसको बहुत ढेर सारा उपहार वगैरह दिया, बहुत सारे सोने चांदी दिए और इससे एक उपाधि दी जिसका नाम होता है राय रायन। तो राय रायन। तो आपसे पूछा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को कौन सी उपाधि दी थी? राय रायन की। राय रायन। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राय रायन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको उपाधि दी थी? तो हो जाएगा रामचंद्र देव को। ठीक है। या राय रायन किसकी उपाधि थी? तो भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो रामचंद्र देव ने। और बदले में रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री झत्यपाली या मराठी, दो नाम है इसका, चाहे झत्यपाली दे दे चाहे मराठी। तो ये जानते रहिएगा, इसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देता है। ठीक है। और दोनों के बीच में एक मैत्री संबंध हो जाता है। अब इसके बाद रामचंद्र देव ने दक्षिण भारत के मलिक काफूर के अभियानों पर सहायता देने का वचन दिया कि अब दक्षिण भारत के अभियान में मलिक काफूर को ये सहायता देगा रामचंद्र देव। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर सबसे पहले किसके खिलाफ अभियान किया, तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो वो हो जाएगा देवगिरी पर। ठीक है।
तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहला अभियान किसके समय में हुआ? तो पहला जो अभियान होता है इसका वो देवगिरी पर होता है। ठीक है, दूसरा अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में होता है वो होता है, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण अभियान होता है वो तेलंगाना या वारंगल अभियान होता है। तेलंगाना वारंगल पर अभियान होता है। ठीक है, 1309-10 में वारंगल अभियान करता है। ठीक है, इसका अगला अभियान अलाउद्दीन खिलजी का तेलंगाना के वारंगल पर होता है और वारंगल पर जो शासक करता है वो काकतीय वंश का राजा होता है प्रताप रुद्रदेव। कौन होता है? तो प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, यहाँ का जो राजा होता है जिसका नाम होता है प्रताप रुद्रदेव। मलिक काफूर का ये अभियान किसके खिलाफ होता है? तो काकतीय वंशी राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ करता है और इस युद्ध में प्रताप रुद्रदेव पराजित हो जाता है और आत्मसमर्पण के फलस्वरूप इसने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर, सोने की मूर्ति, इस बात को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, सोने की मूर्ति बनवाकर इसके गले में जंजीर, सोने की जंजीर, गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण के लिए मलिक काफूर के पास भेजा और इसी समय इसने कोहिनूर हीरा, संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था। कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था? तो ये जानते रहिएगा, पूछा जाएगा कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कोहिनूर हीरा जो है वो गोलकुंडा की खान से मिला था, तो यहीं से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो ये कोहिनूर हीरा जो है इसने किसको दिया? तो यहाँ से प्राप्त होने के बाद इसने मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर ने इसको ले जाके अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे किसे दे दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपनी मलिका जहाँ को दे दिया, कमला देवी को दे देता है। बाद में इसका एक बार जिक्र और मिलता है, कहाँ मिलता है? तो इस कोहिनूर हीरा का जिक्र दोबारा मिलता है हुमायूं के समय में, जब बाबर के समय में जब बाबर यहाँ पर भारत पर आक्रमण करता है तो उसमें गुजरात के शासक जो होते हैं, तो गुजरात के शासक को जब ये पराजित करता है हुमायूं, तो हुमायूं को गुजरात के शासक के परिवार की तरफ से ये कोहिनूर हीरा हुमायूं को दिया जाता है। बाद में ये कोहिनूर हीरा हुमायूं दे देता है इसे बाबर को। ठीक है, और इसके बाद जो है अकबर के समय में इस कोहिनूर हीरा का जिक्र होता है। तो ये कोहिनूर हीरा अकबर ने किसको दे दिया था? तो अकबर ने जोधाबाई को दे दिया था। जोधाबाई के बाद इस कोहिनूर हीरा का उल्लेख बाद में मिलता है, वो मिलता है उत्तर मुगल वंशी शासक जो होता है, सो ये कहें कि बादशाह, वो होता है मोहम्मद शाह, यानी रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के बाद में मोहम्मद शाह के रंगीला बादशाह, इसके समय में ये उल्लेख मिलता है कि ये कोहिनूर हीरा इसने मयूर सिंहासन में जड़वा दिया था। तो मयूर सिंहासन में जड़वा दिया था, जिसको नादिर शाह ईरान उठा ले जाता है। और नादिर शाह जब इसे ईरान उठा ले जाता है तो यहीं पर ईरान में ही ये देखा गया कि जब सिखों का जो राजा होता है, जिसका नाम होता है राजा रणजीत सिंह, तो सिखों का राजा रणजीत सिंह जो होता है उसके समय में शाह शुजा, जो अफगान वंशी राजा होता है शाह शुजा, तो शाह शुजा ने इस पर आक्रमण किया। तो शाह शुजा ने जब इस पर आक्रमण किया तो उसकी बहुत सारी तोपें चिनाब नदी में गिर जाती हैं। बाद में उसको राजा रणजीत सिंह ने निकलवा कर उसको दे दिया। बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न होने के बाद उसने क्या किया कि वो कोहिनूर हीरा जो है इसने किसको दे दिया? राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दे देता है। तो बाद में राजा रणजीत सिंह ने क्या किया कि वो कोहिनूर हीरा राजा रणजीत सिंह के बाद
जो सिख वंश का आखिरी राजा होता है, जिसका नाम होता है राजा दिलीप सिंह। तो राजा दिलीप सिंह ने क्या किया कि राजा दिलीप सिंह ने जब इनको निर्वासित, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सिखों को जब अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, 1849 में सिखों का विलय हो जाता है अंग्रेजी राज में 1849 में। तो इसी समय जो गवर्नर जनरल होता है वो लॉर्ड डलहौजी होता है। तो लॉर्ड डलहौजी ने जब इसको निष्कासित कर दिया, राजा दिलीप सिंह को, अल्पवयस्क था, तो निष्कासित करने के बाद इसको लंदन भेज दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए। तो ये अपनी माता जिंदन के साथ लंदन चला जाता है। तो वहीं पर इसने ये कोहिनूर हीरा दे दिया, इंग्लैंड की महारानी को दे दिया, और तब से लेकर आज तक वो कोहिनूर हीरा वहीं पर सुरक्षित है। ये तो छोटी सी कोहिनूर हीरा की कहानी थी। जब कभी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो ये कोहिनूर हीरा। तो ये कोहिनूर हीरा कहाँ मिला था? तो यहीं पर मिला था, तेलंगाना या वारंगल में। प्रताप रुद्रदेव ने इसे किसको दिया था? मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने इसे दे दिया अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये सफल अभियान रहा इसका। और इसने अपने सोने की एक मूर्ति बनवाकर उसके गले में एक जंजीर डालकर सोने की ही आत्मसमर्पण के फलस्वरूप इसने मलिक काफूर के पास भेजा था। ठीक है, तो आइए अब वारंगल के बाद जो इसका अगला अभियान होता है वो किस पर होता है? वो होता है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का होयसल राजवंश पे। द्वार समुद्र का जो शासक होता है वो बल्लाल स्थिति होता है। द्वार समुद्र, ठीक है। इसका जो अगला अभियान होता है वो द्वार समुद्र का होता है। यहाँ पर होयसलों का शासन था, होयसल राजवंश, होयसल राजवंश का शासन था। जो टाइम है ये 1311 में। तो अगर पूछा जाए तो ये जानते रहिएगा ये कब होयसलों पर ये आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का? तो 1311 में हुआ था। तो यहाँ का जो शासक होता है द्वार समुद्र का, तो यहाँ का जो शासक होता है वो होता है वीर बल्लाल तृतीय। कौन होता है? वीर बल्लाल, वीर बल्लाल तृतीय। ठीक। अगर पूछा जाए होयसल शासक कौन था जिसके समय अलाउद्दीन खिलजी के समय जो आक्रमण हुआ था, तो उस समय होयसल का शासक कौन था? तो वीर बल्लाल तृतीय होता है। इसके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इसे पराजित कर देता है और इन क्षेत्रों पर भी इसका अधिकार हो जाता है। इसके बाद दक्षिण भारत का जो अगला अभियान होता है अलाउद्दीन खिलजी का, वो किस पर होता है? तो वो होता है पांड्य राजवंश पे। पांड्य राजवंश पे। पांड्य राजवंश, पांड्य राजवंश जिनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरा। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरा थी। तो पांड्य राजवंश का पर आक्रमण होता है। यहाँ का ये कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में यहाँ उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। उत्तराधिकार में सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। सुंदर पांड्य तथा वीर पांड्य में, वीर पांड्य दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो इसमें सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी। किसने मांगी थी सहायता? अलाउद्दीन खिलजी से। इस बात को याद रखिएगा। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, सुंदर पांड्य, सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी। तो उसमें मलिक काफूर ने जब इस पर आक्रमण किया तो ये कहा गया कि वीर पांड्य जो है यहाँ से भाग जाता है और ये वीर पांड्य का काफ़ी दूर तक पीछा करता है, लेकिन कई अभियानों के बाद भी वीर पांड्य इसके हाथ में नहीं आता। तो ये कहा गया कि ये पांड्य ही राजवंश ऐसा होता है जो मलिक अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं करता। अगर ये पूछा जाए तो कौन अलाउद्दीन की दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा राजवंश होता है जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश जो होता है इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता
स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो इस बात को जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा ऐसा दक्षिण भारत का राजवंश होता है जिसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये पांड्य राजवंश ऐसा राजवंश होता है जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं करता। लेकिन धन प्राप्ति की दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन प्राप्ति की दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा धन मलिक काफूर को कहाँ से मिलता है, तो सबसे अधिक धन, सबसे अधिक धन पांड्य राजवंश, पांड्य से ही मिला था। ठीक है, तो यहाँ से ही अलाउद्दीन खिलजी को सबसे अधिक धन मिलता है। तो धन प्राप्ति की दृष्टिकोण से सबसे सफल अभियान रहा है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तो ये कि कौन सा ऐसा दक्षिण भारत का राजवंश होता है जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो ऐसा पूछा जाता है तो ये पांड्य राजवंश हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा, धन प्राप्ति की दृष्टिकोण से पांड्यों के खिलाफ अलाउद्दीन का जो अभियान होता है उसमें सबसे अधिक धन इनको प्राप्त होता है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और अमीर खुसरो तो इसके बारे में यहाँ तक उल्लेख करता है कि इसका पीछा करते हुए मलिक काफूर रामेश्वरम तक चला गया था। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा दक्षिण भारत का। और दक्षिण भारत का अलाउद्दीन खिलजी का जो आखिरी अभियान होता है वो देवगिरी का द्वितीय अभियान होता है। ठीक है, देवगिरी का द्वितीय अभियान। देवगिरी का द्वितीय अभियान 1312 में होता है, ये दूसरा अभियान। ठीक है, देवगिरी का द्वितीय अभियान ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर ये आखिरी अभियान होता है। ठीक है, टाइम इसका पूछे तो बता सकते हैं। और किसके ऊपर होता है, तो रामचंद्र देव का जो पुत्र होता है शंकर देव के ऊपर होता है। शंकर देव ने इसकी अधीनता जो इससे पहले स्वीकार किया था, बाद में इसने इसकी अधीनता अस्वीकार कर दी। इसीलिए जो है मलिक काफूर ने शंकर देव पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में शंकर देव मारा जाता है। इन क्षेत्रों पे मलिक काफूर का अधिकार हो जाता है। उसके बाद काफ़ी दिन तक मलिक काफूर यहाँ पर शासन करता है। और जब ये लंबे समय तक यहाँ शासन करने के बाद जब इसे ये खबर मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी का स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में इसने यहीं पे यादववंशी एक हरपाल देव को जो है यहाँ का शासन भार सौंप कर और ये फिर पुनः दिल्ली की तरफ चला जाता है वापस। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। यहाँ तक दक्षिण भारत के बारे में, इसके बारे में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। प्रशासन में इसने कौन कौन से सुधार किए? अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक होता है जिसने केंद्रीय सेना रखी। केंद्रीय सेना, केंद्रीय सेना को क्या कहा जाता है? तो केंद्रीय सेना को हस्म-ए-कल, हस्म-ए-कल। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय सेना को किस नाम से जाना जाता था? हस्म-ए-कल। और अलाउद्दीन प्रथम शासक होता है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होता है जिसने जो है सेना को नगद वेतन दिया। सेना को नगद वेतन दिया, नगद वेतन दिया। सेना को नगद वेतन देने वाला प्रथम सुल्तान, प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है किसने सेना को सबसे पहले, दिल्ली सल्तनत में किसने सेना को सबसे पहले नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ किया, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है,
और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सल्तनत काल में पहली बार बाजार व्यवस्था की स्थापना की। सरकारी कोष पे अतिरिक्त खर्च न आए और सेना की आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की स्थापना की। और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी बरनी की तारीख फिरोजशाही में मिलती है। बरनी की तारीख ए फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सबसे विस्तृत उल्लेख कहाँ हुआ है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानती रहिएगा, इसका सही आंसर होगा बरनी की तारीख फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सबसे विस्तृत उल्लेख मिलता है। अमीर खुसरो के खजाइनुल फुतूह में भी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। इसने कहा कि इतनी बड़ी सेना की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चले, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, उसके लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की स्थापना की। तो ये जानती रहिएगा बाजार व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की स्थापना की थी। और बाजार व्यवस्था को देखने के लिए इसका जो एक अधिकारी नियुक्त किया, जिसको कहा जाता है दीवाने रियासत, दीवान ए रियासत। इसको बाजार व्यवस्था को देखने का उत्तरदायित्व दिया गया। तो बाजार व्यवस्था को देखने का उत्तरदायित्व किसके पास होता था? तो दीवाने रियासत के पास। इसकी स्थापना किसने की थी? दीवाने रियासत की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इस बात को जानते रहिएगा, ठीक है। और दीवाने अर्ज क्या होता है? दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवाने अर्ज क्या होता है? सैन्य विभाग। सैन्य विभाग, सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। दीवाने अर्ज, ठीक है, सैन्य विभाग। इस बात को याद रखिएगा। और दीवाने इंसा, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम लगे, हाथ जान लीजिए। दीवान ए इंसा, ये क्या होता था? दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार करता था, पत्राचार विभाग। ठीक है, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग होता था। दीवानी रियासत तो बता ही दिया, बाजार व्यवस्था देखता था। दीवाने रसालत, दीवान ए रसालत, दीवाने रसालत क्या होता था? विदेश विभाग, विदेश विभाग, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के लिए इसने बरीद, बरीद की नियुक्ति की। बरीद क्या होता था? बरीद ये होता था गुप्तचर अधिकारी। गुप्तचर अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? अधिकारी। तो गुप्तचर अधिकारी को क्या कहते थे? बरीद। और ये गुप्तचर अधिकारी होता था। और मुनहिस क्या होता था? मुनहिस, मुनहिस ये होता था गुप्तचर, गुप्तचर। इसको किस नाम से जानते थे? तो मुनहिस, गुप्तचरों को मुनहिस के नाम से संबोधित करते थे। और जो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको बरीद ए मुबालिक कहते थे। क्या कहते थे? बरीद ए मुबालिक, बरीद ए मुबालिक। एक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी। तो अगर पूछा जाए आपसे कि गुप्तचर को किस नाम से जानते थे, तब हो जाएगा मुनहिस। और गुप्तचर का अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? बरीद, जिसको गुप्तचर अधिकारी कहते थे। और गुप्तचरों का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे किस नाम से जानते थे? तो उसे बरीद ए मुबालिक के नाम से जानते थे, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी। राजस्व विभाग की
देखभाल के लिए इसने किसकी स्थापना की थी? दीवान ए मुस्तक राज की। दीवान ए मुस्तक राज, राजस्व विभाग के लिए, राजस्व विभाग के लिए। बकाया लगान वसूलने के लिए, बकाया लगान वसूल, बकाया राजस्व वसूलने के लिए। ठीक है। दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना किसने की है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी, तो दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, इस बात को जानते रहिएगा। किसके लिए किया था? राजस्व वसूलने के लिए, बकाया कर वसूलने के लिए। बकाया कर वसूलने के लिए इसने किसकी स्थापना की थी? तो दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना की थी। और भू राजस्व में इसने जो है, भू राजस्व के बारे में ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला राजा शासक होता है, सुल्तान होता है, जिसने जो है वित्तीय व्यवस्था और राजस्व विभाग की तरफ विशेष ध्यान दिया। ठीक है, और इसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद मुकद्दम चौधरी जैसे आज व्यक्तियों से जो है उनके अधिकार छीन लिए। ठीक है, उनसे उनके अधिकार छीन लिए, उनकी जमीन ने जो है लेके खालसा भूमि में मिला दिया। किस में मिला दिया? तो खालसा भूमि में मिला दिया। खुद मुकद्दम, खुद ये क्या होते हैं? जमींदार होते थे, जमींदार, हिंदू जमींदार होते थे। खुद मुकद्दम चौधरी आज से इनकी जो जमीनें लेकर इनका जो राजस्व वसूलने का जो अधिकार था इनका छीन लिया गया इनसे, और छीन के और इनकी जमीनों को छीन कर क्या किया गया? खालसा भूमि में मिला दिया गया। किसमें? खालसा। खालसा भूमि क्या होती है? सरकारी भूमि होती है, सरकारी भूमि। सरकारी भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो खालसा भूमि। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा खालसा भूमि हो जाती है। ठीक है, और इसने दोआब में सबसे अधिक कर लिया था, 1/2। दोआब से सर्वाधिक कर 1/2। 1/2 का मतलब है जब इसे काटेंगे 50% हो जाएगा। इसमें मैं काट दे रहा हूँ, 100 से काटेंगे तो इसको आ जाएगा कितना? 50%। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा दोआब से इसने कितना कर लिया था? तो 50% लिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। दोआब का मतलब होता है गंगा और जब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोआब के नाम से जानते हैं, ये जानते रहिएगा। तो सर्वाधिक दोआब से इसने कर लिया था। और खालसा भूमि सबसे अधिक किसके समय में थी? तो ये जानते रहिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि सबसे अधिक होता है। किसने? खुद मुकद्दम और चौधरी जैसे उनके सारे अधिकार छीन लिए थे, तो इस बात को भी जानते रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद मुकद्दम और चौधरी जैसे व्यक्तियों से उनके अधिकार छीन लिए थे। ठीक है, तो ये सब अगर आपसे पूछा जाएगा, प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो दीवान-ए इंसा क्या होता था? सरकारी शाही पत्राचार विभाग देखता था। ठीक है, दीवान-ए रसालत क्या होता था? विदेश विभाग होता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर लगाए, 2 नवीन कर। 2 नवीन कर कौन कौन से थे? तो एक होता है गढ़ी कर, गढ़ी कर, मकान कर, मकान कर। गढ़ी कर को कहते थे मकान कर, मकानों पर लगाया गया टैक्स होता था गढ़ी कर। और दूसरा होता है चराई कर। ये दुधारू पशु, दूध देने वाले पशुओं पर, जानवर पर। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने गढ़ी कर और चराई कर या चरी कर, जो भी दोनों कुछ भी पूछ ले, जानते रहिएगा। तो चरी कर या चराई कर दूध दूहने वाले जानवरों पर, पशुओं पर लगाया था। ये 2 कर किसने लगाया था? 2 नवीन कर। तो ये जानते रहिएगा ये दोनों नवीन कर किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये दोनों नवीन कर लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी से जब आएगा तो इसके प्रशासनिक से भी कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इतना बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद
अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला जो शासक होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अगला शासक कौन होता है? तो अगला जो शासक होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अगला शासक होता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये होता है आपका 1316 से 1320 तक। ये कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के जो जीवन के आखिरी समय होते हैं वो बड़े कष्टकारी होते हैं। कुछ अलाउद्दीन खिलजी के जो स्थापत्य कला का है वो उसको बाद में बता देंगे, ठीक है? जब हम चलेंगे स्थापत्य कला का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डाल देंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा जाता है उसके जीवन के आखिरी समय जो थे वो बड़े कष्टकारी थे। जब उस आखिरी समय में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बरनी ने लिखा उसको इस्तिका नामक एक बीमारी हो गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी बीमारी हुई थी? तो इस्तिका नामक रोग होता है जिसको कहते हैं जलोधर एक प्रकार की बीमारी होती है। तो इस्तिका नामक बीमारी हो गया था अलाउद्दीन खिलजी को। पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा रोग अलाउद्दीन खिलजी को हुआ था? तो इस्तिका नामक रोग हुआ था, ठीक है, जलोधर। किसने इसका उल्लेख किया है? तो बरनी ने बताया। तो इसी के कारण, और इसकी जो पत्नी होती है कमला देवी वो भोग विलास में, और इसका पुत्र, और इसी के बारे में ये कहावत है कि इसका जो पुत्र होता है वो एक बार मजार पे दर्शन करने के लिए जा रहा था। तो उसी समय जो है मलिक काफूर ने क्या किया कि उसको कैद कर लेता है, और कैद करने के बाद जो है शासन पर वो अधिकार कर लेता है। लेकिन उसके बाद मुबारक खिलजी को भी कैद कर लिया जाता है। ये कैद में रहते हुए इसने क्या किया कि जो है मलिक काफूर की हत्या करवा देता है। तो मलिक काफूर की हत्या कराने के बाद ये स्वयं सुल्तान बन जाता है, और इसने जो है 1316 से लेकर 1320 तक शासन किया। इसके बारे में कहा गया इसकी जो उपाधि होती है अल इमाम उल इमाम की होती है। उपाधि इसकी कौन सी थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की उपाधि। तो अल इमाम उल इमाम। आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसकी उपाधि थी? अल इमाम और उल इमाम की उपाधि किसकी थी? तो अल इमाम और उल इमाम की उपाधि किसकी थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, या सिर्फ आप मुबारक खिलजी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुबारक खिलजी की उपाधि क्या थी? अल इमाम और उल इमाम। और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होता है जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो अगर पूछा जाए आपसे किसने अपने आप को स्वयं को खलीफा घोषित किया, तो स्वयं खलीफा, या अपने आप को स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये सल्तनत काल का पहला शासक होता है जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। दोनों इससे पूछा जाता है कि स्वयं खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और अल इमाम और उल इमाम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इस पर विशेष फोकस करिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। और बरनी इसके बारे में उल्लेख करता है। बरनी कहता है कि ये बहुत विचित्र प्रकार का आचरण करता था, और ये कभी कभी जो है दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन के चला आता था, कभी कभी नग्न अवस्था में दरबार में चला आता था। और इसका जो है एक भारतीय, पहले हिंदू था और हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम बनता है, जिसका होता है नाम नासिरुद्दीन खुसरो शाह से इसका अत्यधिक लगाव था। और ये इसके बारे में उल्लेख मिलता है, ये कहा गया है कि खुसरो शाह से इसका इतना अत्यधिक लगाव होता था कि ये कभी कभी दरबार में ही खुसरो शाह को आलिंगन करने लगता था, चूमने लगता था। और ये बात इसको बड़ा नागवार लगती थी खुसरो शाह को,
ये इसको अच्छा नहीं लगता था और यही इसके पतन का कारण बन जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के पतन का कारण कौन बनता है? तो खुसरो शाह। इसके साथ अत्यधिक लगाव होना ही इसके पतन का कारण बन जाता है, क्योंकि अगर ये इसको दरबार में आलिंगन करने लगता था तो इसको ये पसंद नहीं था और ये इसको कभी भी किसी भी समय दरबार में ऐसा करता था, इसलिए इससे नाराज रहता था और इसने इसको मरवाने का षड्यंत्र रचा और एक बार इसने क्या किया, इसकी हत्या करा के और स्वयं को जो है इसने क्या किया, सुल्तान के पद पर आसीन किया। तो खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद जो अगला शासक होता है वो कौन होता है? तो वो होता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में ही ये शासक होता है। अप्रैल में ये शासक बनता है। लगभग 3 महीने, जून तक लगभग ये शासन करता है, 3 महीने तक। तो अप्रैल 1320 में ये शासक बना नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक। अगर पूछा जाए सत्ता प्राप्ति की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इससे पहले एक और भारतीय मुस्लिम शासक ने सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया था, जिसका नाम था इमादुद्दीन रेहान। नासिरुद्दीन महमूद के समय में इसने इमादुद्दीन रेहान ने एक बार इससे पहले सत्ता प्राप्त करने का असफल प्रयास किया था। तो सत्ता प्राप्त की दृष्टिकोण से देखा जाए प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक जिसने सत्ता प्राप्त की वो तो इमादुद्दीन रेहान होता है। ये पहला ऐसा भारतीय शासक होता है जिसने सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन सत्ता प्राप्त नहीं करता। अगर सत्ता प्राप्त करने की बात की जाए तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये प्रथम शासक भारतीय मुसलमान होता है जिसने सत्ता प्राप्त की। तो प्रथम भारतीय मुसलमान जिसने शासन सत्ता पर अधिकार किया, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो वो हो जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये प्रथम भारतीय मुसलमान शासक होता है जिसने शासन सत्ता पर अधिकार किया। इस बात को जानते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। इसने कौन सी उपाधि धारण की? नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि कौन सी थी? तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। किसकी? पैगंबर के सेनापति। पैगंबर के सेनापति की उपाधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है किसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन दोनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की, कौन प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक होता है जिसने शासन सत्ता पर अधिकार किया। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो ये जानते रहिएगा। पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने धारण की थी। और इसी के बारे में ये कहा जाता है, इसे इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्लाम का शत्रु। इस्लाम का शत्रु। अगर आपसे पूछा जाए कि इस्लाम का शत्रु किसे कहा जाता है तो सल्तनतकालीन इस्लाम का शत्रु तो इसे कहा जाता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह को सल्तनतकालीन इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि ये पहले हिंदू था, हिंदू से परिवर्तित होकर इसने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था, इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, इसीलिए इसे इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को जानते रहिएगा, कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इस्लाम का शत्रु था। ठीक है, तो यही है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। और इसी के समय में ये कहा गया, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में ही गाजी मलिक ने इस पर आक्रमण किया और भागते हुए तिलपत में इसकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम होता है तुगलक वंश।
तो अगला जो है जो टॉपिक आएगा उसमें आ जाएगा तुगलक वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? गाजी मलिक ने। किसको मारकर? नासिरुद्दीन खुसरो शाह को। आखिरी खिलजी शासक होता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसी की हत्या करके गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम होता है तुगलक वंश। अब आपके अगले लेक्चर में चलूंगा तो वहां से तुगलक वंश के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही कम। धन्यवाद।